Today we are going to discuss the second part of the postpartum hemorrhage. So previously I have told you what is the postpartum hemorrhage, what are the different types of postpartum hemorrhage, and how we should assess the risk factors and the mothers who are at risk. Today we will continue from the prevention and management of the postpartum hemorrhage and what is the protocol for management of hemorrhage. So first in prevention, oxytocin is typically used right after the delivery of the baby to prevent PPH. So जो ऑक्सीटोसिन होता है यूजुअली हर एक डिलीवरी में वो यूज होता है डिलीवरी के बाद ताकि हम पीपीएच को प्रिवेंट कर सकें. Misoprostol may be used in areas where oxytocin is not available. Misoprostol is also one drug which is used usually in combination with oxytocin यूज, लेकिन कभी कभी अगर ऑक्सीटोसिन यूज नहीं अवेलेबल नहीं होता तो मिसोप्रेस्टॉल को भी यूज कर सकते हैं. Active management of the third stage is a method of shortening the stage between when the baby is born and when the placenta is delivered. तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम पीपीएच को बचा सकते हैं. तो इसका मतलब है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इज ए मेथड. थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट करना वो मेथड है जिससे हम स्टेज बिटवीन बेबी जब तक बॉर्न होता है प्लेसेंटा डिलीवर होता है उसमें जो वो टाइम होता है उसको कम करने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. एक्टिव मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो कम टाइम लगेगा फिर बेबी के बर्थ के बाद प्लेसेंटा को डिलीवर होने में. दिस स्टेज इज व्हेन द मदर इज एट रिस्क ऑफ हैविंग ए पीपीएच. ये वही स्टेज है जिसमें एक माँ को पीपीएच हो सकता है. जितना ज़्यादा टाइम लगेगा प्लेसेंटा को डिलीवर होने में उतना ज़्यादा मदर को रिस्क होता है पीपीएच डेवलप होने का. Active management involves giving a drug which helps the uterus contract before delivering the placenta by a gentle but sustained pull on the umbilical cord, whilst exerting upward pressure on the lower abdomen to support the uterus. That is said to be as a controlled cord traction. So active management में usually हम drugs देते हैं जो फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन देते हैं, एर्गोमेट्रिन ड्रग्स देते हैं जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में मदद करता है. उससे क्या होता है जल्दी से प्लेसेंटा ये क्या कहते हैं इसको डिलीवर हो जाता है. उसके साथ हम एक सस्टेन्ड कंटिन्यूस स्लाइड पुल रख सकते हैं जो अपवर्ड जिसमें हम अपवर्ड एब्डोमेन की तरफ प्रेशर रख सकते हैं और लोअर एब्डोमेन की तरफ सपोर्ट रख सकते हैं यूट्रस को ताकि जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हम मेडिसिन दे रहे हैं कंट्रैक्शंस बढ़ा रहे यहाँ से हम थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा प्लेसेंटा जल्दी से डिलीवर होगा और फुली डिलीवर हो जाएगा. जो ये हम प्रोसीजर यूज करते हैं जिससे हम पुल करते हैं अपवर्ड देन कंट्रैक्टिंग टू सपोर्ट द यूट्रस को हम कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन बोलते हैं. Nipple stimulation and breastfeeding triggers the release of natural oxytocin in the body. उसके साथ अगर हमें साइड बाई साइड निपल को भी स्टिमुलेट करना चाहिए. बेबी अगर कोऑपरेटिव मदर हो तो बेबी को उसके ब्रेस्ट के साथ रख सकते हैं सो दैट वो सक करेगा उसकी वजह से नेचुरल ऑक्सीटोसिन निकलेगा. ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है तो उस बेबी की सकल आफ्टर बर्थ के बाद वो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है पीपीएच होने के कम चांसेस होते हैं और प्लेसेंटा जल्दी डिलीवर होता है. नाउ मैनेजमेंट में क्या करते हैं यूजुअली मैं आपको पहले शॉर्ट लिस्ट का दूंगी कि हम क्या करते हैं. मैनेजमेंट में अगर पीपीएच हो भी गए तो हमें सबसे पहले बिसाइड्स इवैल्यूएशन जल्दी इवैल्यूएट करना चाहिए पेशेंट को कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द पीपीएच. फ्रीक्वेंट वाइटल चेक करनी चाहिए उसका बीपी वगैरह बीपी पल्स रेस्पिरेशन सब कुछ जो फ्रीक्वेंट वाइटल्स होते हैं वो चेक करने चाहिए. और एबीसी मीन्स एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करना चाहिए उसका एयरवे क्लियर है कि नहीं. ब्रीदिंग का प्रॉपरली करे तो टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है. सर्कुलेटरी लॉस तो नहीं है. ब्लड वॉल्यूम कितना है ज़्यादा हेमरेज तो नहीं हो रहा है. तो उसमें हम सीबीसी कर सकते हैं. एक्सटेंडेड लाइटिस मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना है जिसमें यूजुअली मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हम सोडियम पोटेशियम सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं वो उसका टेस्ट करते हैं. पीटी का या पीटीटी करते हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं कितना होता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन पीटीटी जो होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो थ्रोम्बस बनाने में हम क्लॉटिंग में मदद करते हैं. वो चेक करना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. स्क्रीन एंड एक्स में जल्दी से हमें मदर को स्क्रीनिंग करनी चाहिए
कि काज क्या है और एक्स मैच करना, जल्द जल्द से उसका ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करना चाहिए। यूजुअली जो HbA-ACT है वो ज़्यादा एक्यूट चेंजेस नहीं दिखाता है, लेकिन रिवर्स कोगुलोपैथीज की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमें पता चल जाता है कि मदर का PPH का स्टेटस कैसा है। और हम मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिसाइड्स मतलब ABC वाइटल्स या CBC करना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना, मैच करना, कोगुलोपैथीज देखना, एबनॉर्मलिटीज़ देखना, हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसमें यूजुअली जो मैंने आपको बोला कॉर्ड ट्रैक्शन आता है, यूट्राइन मसाजिंग करनी चाहिए, अगर कोई रिटेनर प्रोडक्ट अंदर रहता है उसको निकालना चाहिए, या यूट्रोटॉनिक्स दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, कैबोप्रोस्ट, मीजोप्रोल, दीज आर ऑल यूट्रोटॉनिक्स विच हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस की कंट्रैक्शन में वो मदद करेंगे तो कभी कभी एटोनी ऑफ यूट्रस, जो मैंने आपको एक काज बोला एटोनी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की अपनी कंट्रैक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो दीज यूट्रोटॉनिक ड्रग्स हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। IV एक्सेस एंड फ्लूइड्स हमें जल्दी जल्दी करनी चाहिए, यूरिन आउटपुट देखना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन जो जिसकी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली हमें वो चीज़ें ट्रांसफ्यूज करनी चाहिए, चाहे वो ब्लड हो, प्लाज्मा हो या FFP हो, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत हमें होगी एज पर द नीड, जो हमें रिवील रिजल्ट से पता चलता है, अकॉर्डिंगली हमें वो ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। तो मैनेजमेंट में आता है यूट्राइन मसाज, वो जो मैंने आपको पीछे बोला क्या होता है। यूट्राइन मसाज इज सिंपल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एज इट हेल्प्स द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस ब्लीडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया कि हम किस तरह से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सो दैट ब्लीडिंग कम हो जाए। आप अलग अलग पोजिशन को यूट्रस पे को पकड़ के हम थोड़ा थोड़ा मसाजिंग कर सकते हैं, जैसे यूट्रस मसाज या कंप्रेशन हम दे रहे हैं हाथ से आहिस्ता आहिस्ता, सो दैट जो रिटेनर प्लेसेंट है वो जल्दी से निकल जाए। मेडिकेशन में मैंने आपको बोला इंट्रावेनस ऑक्सीटोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्टमार्टम हेमरेज। यूजुअली ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, पोस्टमार्टम हेमरेज में। इर्गोमेट्रिन में आल्सो भी इर्गोमेट्रिन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ड्रग्स हम यूज सकते हैं। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड द कंट्रैक्शन टू लास्ट फॉर लॉन्गर। ऑक्सीटोसिन मदद करता है यूट्रस को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने में और कंट्रैक्शन बहुत टाइम तक रहते हैं। इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर PPH when it is causes the uterus not contracting well। अगर हमें पता है कि हमारे पास जो काज है PPH का वो ये है कि यूट्रस प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, कोलाटिस अंदर रह रहे, प्लेसेंटा रिटेन हो गए, उस टाइम सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, ऑक्सीटोसिन। A well combination of syntocinon and ergometrin is commonly used as a part of active management of third stage। यूजुअली हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंटोसिन, ऑक्सीटोसिन और ergometrin जो होता है उसको एक साथ यूज करते हैं, तो उसकी वजह से बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ PPH by improving the tone of the uterus when compared with no treatment। However, it has to be used with caution due to its effect raising blood pressure। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रेशर सॉरी स्लाइड में मिस हो गए, तो इट इज रेजिंग ब्लड प्रेशर। सो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ट्यून जो होता है ये क्या करते हैं, रिस्क ऑफ PPH का जो होता है वो काम करते हैं किस तरह, ये इम्प्रूव करता है ट्यून ऑफ द यूट्रस। जो मैंने कहा कि इसमें एटोनिसिटी होती है, जो ट्यून होता है वो नॉर्मल नहीं रहता है, तो ट्यून नॉर्मल हो जाता है यूट्रस का, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट अगर हम प्रॉपरली इसको मॉनिटर नहीं करें, इसकी वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होता है, विच कैन कॉज प्रॉब्लम टू द मदर। Tranexamic acid, a clot stabilizing medication, may also be used to reduce bleeding and blood transfusion low risk women। तो जिनमें कम रिस्क होता है, थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है, उनमें हम ये ट्रांसमिसिक एसिड जैसे ट्रांसटेट वगैरह दे सकते हैं। उनमें क्या होता है, ये क्लॉट स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन है, जिसकी वजह से फिर रिड्यूस हो जाती है ब्लीडिंग और ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल डिवाइसेस, अब पहले मैंने आपको प्रिवेंशन बोला, फिर मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला कि हम किस तरह डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने आपको ड्रग्स की बात, उसके बाद कुछ मेडिकल डिवाइसेस आते हैं जिनको हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल आयोटिक कंप्रेशन डिवाइसेस में आल्सो भी यूज, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं जिनमें आयोटा जो होता है,
जो मेन आयोटा है जहाँ से ब्लड पास होता है, तो उसको हम कंप्रेस करते हैं। हमारा जो गोल होता है क्या होता है कि हम थोड़ा सा ब्लड सप्लाई को कम करें, जो पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिले वो अगर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग भी कम होगी। तो उसमें हम यूट्राइन बैलून टेम्पोनेड्स यूज़ करते हैं, कैन इम्प्रूव पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। और वो बैलून जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब एक होता है, एक तरह का जो ट्यूब होता है वो इन्फ्लेट होता है, फूल जाता है, उसको हम यूट्रस में अंदर डालते हैं, सक्सेसफुली अंदर डालते हैं, फिर उसको इन्फ्लेट करते उसका बैलून फूल जाता है। जिस तरह फॉलीज कैथेटर आप लोगों ने देखे ना, जिसको पानी भरते सैलाइन भरते फिर ब्लेडर के अंदर उसको बैलून जैसा बनता है, वैसा ही ये भी होता है। तो ये टेम्पोनेट्स होते हैं जो यूट्रस में डाले जाते हैं थ्रू बर्थ कैनाल, यूट्रस में डाले जाते, फिर उनको इन्फ्लेट किया जाता है, फुलाए जाते हैं, फिर वो जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई पे प्रेशर करता है, यूट्रस वॉल्स पे प्रेशर करता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग कम होती है। Inflating a Sangster Blakemore tube in the uterus successfully treats atonic postpartum hemorrhage। तो इससे बहुत सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है एटॉनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। इज रेफ्रैक्टरी टू मेडिकल मैनेजमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ केसेस में ये सक्सेसफुल रहता है। सच प्रोसीजर इज रिलेटिवली सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड हैज लो सर्जिकल मॉर्बिडिटी। तो इसकी वजह सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सस्ता प्रोसीजर, सर्जिकल मॉर्बिडिटी भी नहीं होती है उसमें, ज़्यादा बीमार भी जो मदर होती है उसको ज़्यादा ये क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा उस प्रोसीजर की वजह से ज़्यादा उसको ये क्या कहते हैं सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बैलून टेम्पोनेट दिखाया, ये आप देख सकते हो कि यूट्रस के अंदर एक ट्यूब से डाला गया, फिर अंदर बैलून को इन्फ्लेट किया गया है। इफेक्टिव मेनली इन यूट्राइन एटॉनी में ये बहुत इफेक्टिव होता है। नीड टू कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल्स एंड ब्लड वर्क, लेकिन हमें हमेशा इसमें जब हम ये कर रहे प्रोसीजर, हमें उस टाइम मॉनिटर करनी चाहिए वाइटल्स और ब्लड वर्क क्लोजली। इफ फेल्स मूव ऑन टू एम्बोलाइजेशन और सर्जरी, अगर हमें लगेगा कि टेम्पोनेट से कुछ नहीं हो रहा है, तब जाके हमें एम्बोलाइजेशन या सर्जरी की तरफ मूव करना चाहिए। आयोटिक कंप्रेशन जो मैंने आपको बोला, हैंड चेकिंग फॉर पल्सेशन ऑफ फेमोरल आर्टरी, आर्टरीज को हम यहाँ से जो यहाँ पे ग्राइन होता है फेमोरल आर्टरी होती है, तो वहाँ से जो आयोटा होता है हार्ट का, हम उसको एक हाथ से कंप्रेस कर, कभी कभी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे कंप्रेस हो जाता है हार्ट। जब आयोटा कंप्रेस होता है ब्लड सप्लाई कम होती है, यहाँ से हम देखते हैं कि फेमोरल पल्सेशन कितनी है, ज़्यादा है कि कम। उसका मतलब ये है कि हम जो आयोटिक ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस करते पेल्विक ऑर्गन्स को, यूट्रस वगैरह को। जब ब्लड सप्लाई कम मिलती है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी में भी यूज्ड इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स और इन केस ऑफ सर्जिकल लैसरेशंस और टीयर और यूट्राइन रप्चर। सर्जरी हम तब करते हैं जब हमें लगेगा कि अब मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह जो प्रिवेंशन जो हमने पहले लाइन ऑफ मैनेजमेंट्स की वो फेल हो गए, तब जाके हम सर्जरी। और अगर हमें लगेगा पहले ही पता चलेगा असेसमेंट की यहाँ पे सर्विकल लेसरेशन या टीयर सर्विकल टीयर या यूट्राइन रप्चर है, उस टाइम हमारा कंप्रेशन वगैरह ये उतना हेल्प नहीं करेगा। उस टाइम हमें डायरेक्टली क्या करनी है, सर्जरी। मेथड इज यूज में इंक्लूड यूट्राइन आर्टरी, अगर यूट्राइन आर्टरी में क्या कहते हैं यूट्राइन रप्चर वगैरह है तो हम आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, इंटरनल इलिक आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सिलेक्टिव आर्टरियल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं या बीली स्नूचर लगा सकते हैं। और अगर हमें फाइनली लगेगा कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, इनकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं, तो हिस्टेरेक्टोमी मीन्स कि हम यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे सो दैट वी कैन सेव द लाइफ ऑफ द मदर। ब्लीडिंग काज बाय ट्रॉमेटिक काजेज शुड बी मैनेजमेंट बाय सर्जिकल रिपेयर। अगर हमें लगेगा कि ट्रॉमेटिक काजेज की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें सर्जिकल रिपेयर करना चाहिए। व्हेन देयर इज ब्लीडिंग ड्यू टू यूट्राइन रप्चर ए रिपेयर कैन बी परफॉर्म्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्टेरेक्टोमी इज नीडेड। अब अगर हमें पता है कि कोई सिंपल जैसे कोई आर्टरी कट हो गई, लेसरेशन, तो हम सिंपल सर्जिकल रिपेयर कर, लेकिन जब हमें पता है कि यूट्राइन रप्चर है, ज़्यादा कंट्रैक्शन की वजह, ज़्यादा प्रेशर की, कभी यूट्रस ही रप्चर हो गया, उस टाइम हमें हिस्टेरेक्टोमी ही कर सकते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देंगे सो दैट हम मदर की लाइफ को बचा सकें। जैसे मैंने आपको ये आर्टरियल एम्बोलाइजेशन बोला, इसमें जो फीमोरल आर्टरी होती है उससे हम एक कैथेटर पास करते हैं, एक एम्बोलस सा बनाते हैं, मीन्स एक ब्लॉकेज बनाते हैं सो दैट जो ब्लड फ्लो जा रहा है यूट्रस को वो कम हो जाए। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी कम होगी। इमरजेंसी हिस्टेरेक्टोमी जो मैंने आपको बोला कि जब हमें लगता है कि
सुचरिंग वगैरह यूजुअली नहीं कर पा रहा है, लेगेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है और रप्चर हुआ है, हमें मदर की जान को बचाना, कोई हमारे पास जो भी मैनेजमेंट है वो काम नहीं करे, तब जाके हमें यूट्रस को रिमूव करना है। तो हिस्टेक्टोमी टिपिकली जब लास्ट रिजॉर्ट हो, मोर रैपिडली डन फॉर यूट्राइन परफोरेशन, प्लेसेंटा एक्रीटा इंक्रीटा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज प्रोटोकॉल। व्हाट प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको परसों की क्लास में बोला कि हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल में मीन्स एक लाइन, एक प्रोसीजर हो, डिटेल्ड हो, स्टेप वाइज मैनेजमेंट होता है कि अगर काम है 500 ml है तो क्या करना चाहिए, अगर ओरिएंटेड है तो क्या करना चाहिए, अनकॉन्शियस है तो क्या करना चाहिए। So protocols to manage postpartum bleeding are recommended to ensure the rapid giving of blood products when needed. A detailed stepwise management protocol has been introduced and describes 4 stages of obstetrical hemorrhage after childbirth, and its application reduces maternal mortality. So protocol means manage करना postpartum bleeding को recommended, मतलब रैपिड गिविंग ब्लड प्रोडक्ट के साथ जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम स्टेप वाइज कर सकते हैं। हमारा जो गोल होता है, क्यों हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, क्यों हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, ताकि जो ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो है सो यहाँ यहाँ पे मैंने आपको बोला कि स्टेज 0 होता है, उसमें यूजुअली जब कुछ नहीं होता है तो हम सिंपली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग कंटिन्यूज, चेक कोagulation स्टेटस, असेंबल रेस्पॉन्स टीम, मूव टू ऑपरेटिंग रूम, प्लेस इंट्रायूट्राइन बैलून, एडमिनिस्टर एडिशनल यूट्रोटोनिकस, मिसोप्रेस्टॉल, Prostromethine. Consider uterine artery embolization, dilatation and curettage and laparotomy with uterine compression stitches or hysterectomy. तो अब अगर हमें लग रहा है कि हम पहले स्टेज पे हमने किया, हम कंप्रेशन वगैरह कर रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो स्टेज सेकंड में अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू होगी तो हमें कोagulation स्टेटस चेक करना चाहिए, जल्दी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह देखना चाहिए और जल्द जल्द से रेस्पॉन्स टीम को हमें एक्टिवेट करना चाहिए, ऑपरेटिंग रूम को रेडी कराना चाहिए, बैलूनिंग करनी चाहिए, ड्रग्स भी यूज़ करनी चाहिए। तो हमें एम्बुलाइजेशन के लिए पेशेंट को रेडी करना चाहिए, डायलिटेशन क्यूरेटेज के लिए रेडी करना चाहिए, लेप्रोटमी, यूट्राइन कंप्रेशन स्टेजेस या हिस्टेरेक्टमी, ये सब चीज़ों के लिए हमें पेशेंट को रेडी करना चाहिए और ये सब चीज़ें हमें रेडी रखनी चाहिए। अकॉर्डिंगली ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद हम अगर हमें लगेगा कुछ नहीं हो रहा है तो हम जाके हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। तो स्टेज 3 ब्लीडिंग कंटिन्यूज, अगर फिर भी ये सब करके भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। उस टाइम में मैसिव ट्रांसफ्यूजन मीन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन देने, मोबालाइज एडिशनल पर्सनल, रिचेक लेबोरेटरी टेस्ट, परफॉर्म लेप्रोटमी, कंसिडर हिस्टेक्टमी। तो हमने स्टेज 2 में ये सब कुछ के लिए और हम लेप्रोटमी और हिस्टेक्टमी के लिए भी रेडी रहे। अब अगर हमें लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए एज पर प्रोटोकॉल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स देने चाहिए, एफएफपीज, फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो और एडिशनल पर्सनल को लेना चाहिए और रिचेक लेबोरेटरी टेस्ट करनी चाहिए कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम है, कोagulation में प्रॉब्लम है, ब्लड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, पेशेंट का स्टेटस किस तरह से डिटेरियोरेट हो रहा है। तो एंड में हम कंसिडर कर सकते हैं हिस्टेक्टमी। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी चीज़ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब जाके हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला कि प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम एक्टिव मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज में मैनेजमेंट करेंगे तो हम बहुत सारी मॉर्टिलिटीज़, मॉर्बिडिटीज़ को बचा सकते हैं। रिगार्डिंग द मैटरनल हेमरेजेस जो होते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेजेस, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैंने आपको परसों की क्लास में बोला कि हमें पहले ही रिव्यू करनी चाहिए रिस्क, कौन सी मदर रिस्क पे है, किसको ज़्यादा सिम्टम्स है, अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम मदर को बचा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द postpartum hemorrhage, its prevention, management and types. Hope you have understood this topic.